करें जी स्टार्ट। कल हमने पढ़ा रजे 16 ग्रुप फैमिली, उसके ऑक्साइड्स वगैरह पढ़े थे। तो आपका वो 16 ग्रुप फैमिली पूरा होता है। ठीक है, हमें दो ग्रुप कर लिए, एक 15 ग्रुप और एक 16 ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे इसके सारे के सारे क्वेश्चन जो 16 ग्रुप से रिलेटेड हैं। तो उसके क्वेश्चन को हम आज कम से कम कितने हैं, कम से कम होंगे 20 ही क्वेश्चन हैं। तो प्लीज इसको ढंग से पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन को, ताकि आप इसको ढंग से कर सको। इसका पहला क्वेश्चन है जी आपके पास, SF6 is known but SH6 not. SF6 is known but SH6 is not known. Not known. Why? क्या रीजन होगा जी इसका? कि कहता है SF6 तो होता है बट SH6 नहीं होता। बहुत ध्यान से नहीं, क्वेश्चन है वो बहुत अलग अलग टाइप से होते हैं, उसके रीजन अलग अलग रहेंगे, तो सुनिएगा। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ बॉन्डिंग वाला फैक्टर नहीं है, कि मतलब सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, हमें पता है ना +6 बनाता है, तो यानी कि सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाएगा। तो आप ये कहोगे कि सल्फर के 6 बॉन्ड बनेंगे तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, तो सल्फर अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता तब भी तो ये स्ट्रक्चर होती। ये वाले सॉरी, ये H होता। तो दोनों बन तो रहे हैं, दोनों की स्ट्रक्चर बनती है, क्योंकि सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है तो वो हाइड्रोजन के साथ भी 6 बॉन्ड बना सकता है और वो फ्लोरीन के साथ भी 6 बॉन्ड बना सकता है। तो इसने ऐसा क्यों पूछा कि वाई SF6 इज नॉन बट SH6 नॉट नॉन। SF6 तो नेचर में एग्जिस्ट करता है। मैं बोल ही जाऊंगा, तुम बस सुनते रहो, बोलो मत बीच में, तुम्हारी बहुत कंप्लेंट आती है। मैं अपने आप बोलता रहूंगा, ठीक है, सुनते रहो बस तुम। तो SF6 इज नॉन बट SH6 इज नॉट नॉन। तो इसमें वर्ड क्या है, कहता है दोनों एक बनता है एक नहीं बनता। ये तो एग्जिस्ट करेगा बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें रीजन क्या बोलेंगे कि यहाँ एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका अंदर क्या रहेगा रजी, कि आपके पास ये बोलेगा कि सल्फर जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो अब देखो, मान लीजिए अब यहाँ सल्फर है, सल्फर SF6 के इसके अंदर सल्फर पे कितना चार्ज होगा, +6। कितना चार्ज होता है, +6। तो यानी कि एक फ्लोरीन जो है वो सल्फर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर सकता है। क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, जिससे इसमें कितने चार्ज आएगा, +1। ऐसे ही मैं 6 फ्लोरीन लगा दूंगा रजे, तो कितने चार्ज आ जाएगा, 6 पॉजिटिव आ जाएगा। और सल्फर +6 में ही स्टेबल होता है 1। लेकिन अगर मैं सल्फर के चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दूंगा तो क्या होगा, तो कहते हैं जी हाइड्रोजन और सल्फर में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सल्फर के इलेक्ट्रॉन खींच सके, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत 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 कम होती है। इस वजह से क्या होगा, SF6 तो बन जाता है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो सल्फर से 6 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और क्या बन जाएगा, वो +6 चार्ज बन जाता है। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं खींच पाएगा सल्फर से, तो बॉन्ड कैसे बनाएगा। इसलिए ये SH6 जो होता है वो नहीं एग्जिस्ट करता, जबकि SF6 जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका मेन रीजन क्या देंगे हम, हाइड्रोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, सॉरी, फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इस वजह से कहता है जी वो क्या बनेगा, SF6 बनता है और HF6 नहीं बनता। एक रीजन तो ये रहा जी। दूसरा, इसमें एक रीजन फिर वही बोलेगा, आगे भी एक ही वही मेन रीजन देता है, जो ज्यादा नहीं देगा। फिर एक क्वेश्चन इसी के सिमिलर एक क्वेश्चन हो रहा है, SL6 इज नॉट नॉन। सेम क्वेश्चन आएगा जी, SF6 इज नॉन बट FCl6 इज नॉट नॉन। कहता है FCl6 भी नहीं होता है, सिर्फ फ्लोरीन के 6 बॉन्ड बनाता है, वो क्लोरीन के भी 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा, जबकि क्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है,
तो इसका रीजन क्या देगा? इसका रीजन भी बिल्कुल सेम रहेगा रजे, कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन जो है वो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन को अपने कब्जे में ले लेता है, जिससे सल्फर के ऊपर चार्ज कितना आएगा? +6 आ जाएगा। कितना आएगा? +6 आ जाएगा। अब बात करेगा क्लोरीन की। कहता जब सल्फर के साथ क्लोरीन जुड़ा होगा ना, तो क्लोरीन की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है कि वो उसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ले सके। क्लोरीन सिर्फ 4 क्लोरीन ऐसे होते हैं रजे, दूसरा क्या है, 4 क्लोरीन ऐसे होते हैं जो इसके सल्फर को गेन कर सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन के गेन कर सकते हैं। तो इसलिए ना नेचर में FCl4 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन 6 क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएंगे, इसलिए FCl6 इज नॉट नो। 6 क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, 4 क्लोरीन तक तो ये अपने बॉन्ड बना लेता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चौथे नंबर पर आती है सबसे ज्यादा में। तो FCl4 इज एग्जिस्ट, बट FCl जो 6 है इज नॉट नोन। तो रीजन दोनों का सेम ही है, H6 का भी और HCl का भी। इनकी हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है? इससे कम होती है, फ्लोरीन से। इस वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो तो 4 भी नहीं बनाता, 6 भी नहीं बनाता, लेकिन जो क्लोरीन है ना वो 4 बॉन्ड तो बनाता है, लेकिन 6 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक रीजन रह जाएगा। एक ये तो 2 क्वेश्चन ये हो गए जी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर हैज ए हायर कैटिनेशन पावर, सल्फर हैज ए हायर कैटिनेशन पावर देन ऑक्सीजन। ये सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करा रहा हूं जी, बोर्ड में यही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको हर चीज को समझ में आए। कहता है जी आपके पास सल्फर की कैटिनेशन पावर ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, एक्सप्लेन करो क्यों। कहते जी सल्फर तो क्या होता है, आपको पता है क्राउन शेप स्ट्रक्चर होती है सल्फर की, एक्चुअली ये स्टेज सल्फर इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और हमारा ऑक्सीजन बेचारा सिर्फ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसको बोलोगे ना कि सल्फर तो ऑक्टा एटॉमिक है, 8 बॉन्ड बनाता है, 8 ऑक्सीजन सल्फर से जुड़ा है, और ये बेचारा सिर्फ डायटोमिक है। क्यों जी? सल्फर हैज ए हायर कैटिनेशन पावर देन ऑक्सीजन, तो आप क्या रीजन दोगे? तो इसमें बोलेगा रजे कि आपके पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन, जब भी आप ध्यान रखना, चाहे वो सल्फर के लिए बोले, ऑक्सीजन और सल्फर के लिए बोले, इससे पहले ग्रुप में नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए भी था कि फास्फोरस की कैटिनेशन पावर ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की कम होती है। तो इनका यह रीजन मैंने आपको एक ही बताया था, जब भी आपको वर्ड कैटिनेशन से वर्ड आ जाए ना जुड़ा हुआ, ठीक है, कैटिनेशन वर्ड आए या लॉन्ग चेन वर्ड आ जाए, भी लॉन्ग चेन होती है जिसकी, तो आप रीजन सिर्फ एक देंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सुनना ध्यान से, कहते हैं जिसका एटम का साइज छोटा होता है, जिसके एटम का साइज छोटा होता है ना, वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाता है, स्मॉल साइज फॉर्म पाई बॉन्ड। उसी दोनों देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का दोनों का साइज छोटा है, तो दोनों ये क्या बनाएगा, कौन सी कोशिश करेगा, पाई बॉन्ड बनाने की। और पाई बॉन्ड की खासियत ये होती है कि पाई बॉन्ड एक लंबी दूरी तक नहीं जा सकते, हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि पाई डबल बॉन्ड के जो मॉलिक्यूल है बहुत लंबी चेन बना ले, ऐसा कभी भी नहीं होगा रजे। वो सिर्फ पाई बॉन्ड जो होगा वो सिर्फ 2 या हद मार के 3 वाले बहुत रेयर कंपाउंड है। तो सिर्फ आप कोशिश देखना, कभी भी आप देखोगे ना, तो जो डबल बॉन्ड वाले हैं ना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, डायटोमिक ही मिलेगा, ट्राई भी नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत रेयर केसेस में मिलेगा आपको, कोई 5-7% ही होते हैं। तो ध्यान हम ये बोलेंगे कि किसी भी एटम का साइज जब छोटा होता है, तो वो जो स्मॉल साइज एटम्स होते हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं जी, पाई बॉन्ड बनाते हैं। वो क्या कोशिश करेंगे, वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, और हमें पता है जो पाई बॉन्ड बनाता है ना, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, या उसकी बॉन्ड पावर जो होती है, या कैटिनेशन पावर होती है, वो कम होती है, क्योंकि पाई बॉन्ड ज्यादा लॉन्ग चेन नहीं बना सकता,
इसलिए देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो सिर्फ ये दो ही मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी डायटोमिक होता है। उधर दूसरी तरफ बोलेगा कि अगर कोई एटम का साइज बड़ा है तो वो हमेशा प्रेफर करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। वो प्रेफर क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए प्रेफर करेगा। दूसरा क्या हो जाएगा रजी आपके पास, कहते इससे क्या होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और सिग्मा बॉन्ड की टेंडेंसी होती है कि वो क्या बनाए, एक लॉन्ग चेन एटम बनाए। क्या बनाए वो? लॉन्ग चेन एटम बनाना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से कहता है जी आपके पास सल्फर है, सेलेनियम है, टेरिलियम है, वो सब 8 एटॉमिक बनाते हैं, 8 एटॉमिक एटम बनाएंगे। जबकि जो ऑक्सीजन है वो साइज में छोटा होता है, इसलिए पाई बॉन्ड बनाता है। इस वजह से कहता है जी वो क्या करेगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ क्या बना के रख देगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि दे फॉर्म द पाई बॉन्ड। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, नाइट्रोजन फैमिली के लिए भी, ऑक्सीजन फैमिली के लिए भी, दोनों में सेम ही क्वेश्चन आएगा। तो रीजन भी सेम ही रहेगा कि इनकी जो आपके पास साइज मॉलिक्यूल छोटा होता है तो पाई बॉन्ड बनाता है, और पाई बॉन्ड ज्यादा लंबे कैटेनेशन पावर नहीं होती है। स्मॉल जो साइज लार्ज होता चला जाएगा ग्रुप के अंदर तो उनकी सिग्मा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और सिग्मा बॉन्ड की जो कैटेनेशन पावर होती है वो पाई बॉन्ड से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए जो भी आपके पास ऑक्सीजन है उसकी कैटेनेशन पावर कम है, और सल्फर की कैटेनेशन पावर क्या होती है रजे, ज्यादा होती है। आप इसको ये बोलेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी करवाया था, एक क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से। व्हाई द कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन? आर कॉल्ड फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, नॉट फ्लोरीन ऑक्साइड, नॉट फ्लोरीन ऑक्साइड, OF2। ये क्वेश्चन मैं आपको जिस दिन करवाया था उसी दिन बताया था जी कि ये क्वेश्चन आएगा ऐसा। कहता है जी आपके व्हाई द कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन एंड नॉट द ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, नॉट द ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। इसको ऐसे भी लिख दो चाहे आप, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। क्या रीजन था जी? मैंने आपको हमेशा बोला कि जब भी आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो आपके पास, फ्लोरीन को छोड़ के, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, फ्लोरीन को छोड़ के कम होती है, बाकी सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन क्लोरीन। ये होता है ना पैटर्न, दुनिया का दूसरे नंबर का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो कहता है फ्लोरीन को छोड़ के सबके साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्साइड। आपको बताया हुआ कि जब भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है उसको ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है जी यहां तो ये क्या बनेगा, ऑक्साइड। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब इन दोनों की लड़ाई होती है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, तो इन दोनों में नंबर 1 कौन है, ये, और नंबर 2 है ये। तो हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस केस में देखो ना, आप खुद देखो, फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1, और इसके ऊपर कितना चार्ज होगा रजे, +2, क्योंकि एक फ्लोरीन पे -1 तो दो फ्लोरीन पे कितना हुआ, -2, और इसको न्यूट्रल करने के लिए कितना आया, +2। तो सिर्फ ऑक्सीजन जो फ्लोरीन के जब साथ जुड़ेगा तभी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है रजे, अदरवाइज ऑक्सीजन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। और हमें पता है कि जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इसको ऑक्साइड नहीं बोलेंगे। अब क्या है, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, फ्लोराइड, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लोराइड के नाम से जाने जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा रजे, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहलाएगा, ना कि फ्लोरीन ऑक्साइड। डाइफ्लोरीन ऑक्साइड किसका नाम नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन देन ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये इसका आंसर रहेगा। इस पूरे चैप्टर के आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 या 7 टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जितने भी 200 क्वेश्चन दिए उसके एनसीईआरटी में, इसके सारे क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो एटॉमिक साइज, ये फैक्टर होंगे देखना, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग,
बस ये एक दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मान लीजिए, एक आधे में कहीं आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चार्ज मान लीजिए। तो ऐसे कुछ चीजें होंगे, जैसे सिर्फ 8 या 10 टॉपिक ऐसे हैं, आप सारे क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ये जितने भी हम करेंगे इसमें देखना मतलब यही टॉपिक मिलेगा। चार्ज नहीं है जी, किसी के ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी का फर्क है, किसी के साइज के ऊपर फर्क है, बस ये चलता रहेगा। तो आपने सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है। इसके अंदर आपको मैं बार बार बोलता हूँ, आपकी पूरी +2 के अंदर एक नंबर से बढ़ के क्वेश्चन नहीं आएगा कोई भी। सारे क्वेश्चन 1 मार्क के आते हैं, और जब 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें पूरा डिटेल में थोड़ी लिखना है उसको। ऐसे ही आपको लिखना है भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी कम है, इस वजह से नहीं होता है जी। वो बनाता है, वो नहीं बनाता तो उसका चार्ज कम होगा जी, ड्यू टू द इनर्ट फेयर इफेक्ट होगा जी। बस आपको दो दो तीन तीन लाइन के ही आंसर लिखने हैं, हमें कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं लिखना। तो इस चीज में समझना कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मेन पॉइंट क्या है, वो लास्ट में पूछना क्या चाहता है आपसे, आपको वो की आंसर देना होता है मेन। बस फालतू की आप बकवास लिखोगे वो आपको क्रॉस मार के आपका नंबर काट लेगा। एक नंबर में वो क्या तो काटेगा और क्या बचाएगा, इसलिए हमेशा तो पूरा ठीक होता है या पूरा क्वेश्चन गलत होता है। सिर्फ आपके जो न्यूमेरिकल है ना रजे, वो 3 नंबर के आते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। आप एमसीक्यू डाल दिए हैं वो आ जाएंगे, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। मैंने आपको शायद जो फाइनल पेपर है वो इसी के लिए बनाया था ना, 1 नंबर वाले बनाए थे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Why H2S is acidic while H2O is neutral? अब ये वाला भी वहीं से आया हुआ है। कहता है जी आपके पास, याद करो हमने पढ़ा था ना हाइड्रोजन के ऑक्साइड, ये हाइड्राइड सॉरी, H2S, H2SE, H2TE। कहता है जी ये तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जबकि ये क्या होता है, एसिडिक होता है। रीजन दो जी। H2S is acidic while H2O is a neutral। तो इसमें रीजन क्या देंगे, आपको बताया था एसिड के जब भी क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है इसका कम है, तो आपको 2 टाइप देखना है। पहले तो ये देखो कि क्या आपके एटम के गिवन मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास हाइड्रोजन है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन है और दोनों में हाइड्रोजन है तब एसिडिटी पूछ रहे हैं, तब आप देखोगे हाइड्रोजन और उस एटम की बॉन्ड लेंथ, जितना बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी वो उतना जल्दी टूट जाएगा। जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी वो उतना जल्दी टूट जाएगा, और वो उतने ही ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी देगा। वो उतनी ही ज्यादा क्या देगा रजे, एसिडिक प्रॉपर्टी देगा। देख लेंगे हम भी। अब आपको यहां ध्यान से देखो, साफ पता चल रहा है ऑक्सीजन का साइज सल्फर से क्या होता है, छोटा होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, छोटी होगी, एज कंपेयर किसके, हाइड्रोजन और सल्फर के। तो इन दोनों में से हमें पता है जी जल्दी टूट कौन जाएगा, वीक है ये बॉन्ड, तो ये जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटेगा तो H पॉजिटिव और S नेगेटिव बन जाएगा। एस, अब देखो यहाँ पर जल्दी, जो जितना जल्दी H पॉजिटिव आयन देगा वो उतना अच्छा एसिड होता है। तो कौन हुआ सबसे अच्छा एसिड, इन दोनों में H2S होता है। इन दोनों में H2S क्या होता है, सबसे अच्छा एसिड होता है। कई बार ये भी पूछ लेता है इन हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली विच इज द मोस्ट एसिडिक ग्रुप या मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, पांचों में ही पूछ लेगा। भी डाउन द ग्रुप जाते तो एसिडिक कैरेक्टर क्यों बढ़ता है हाइड्राइड के ग्रुप के अंदर, तो आपने रीजन ये 4 वही देना है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ पर्टिकुलर एटम आल्सो इंक्रीजेस। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उतना जल्दी H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, और जब H पॉजिटिव जो जितना जल्दी रिलीज होगा वो उतना अच्छा क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो आपको सब में से पूछ सकता है। कई बार क्वेश्चन में H2S और H2SE के बारे में भी पूछ लेता है, इन दोनों में से बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है, तो इसका साइज बड़ा है ना, तो इसके एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे, मोर होंगे ज्यादा। तो आपने सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान रखना है, अदरवाइज रट्टा तो इसमें लगेगा नहीं, इस पूरे क्वेश्चन 200 याद थोड़ी रहेंगे। कंसेप्ट को पकड़ो कि एसिडिक आएगा तो क्या करना है, एसिडिक में आप देख लो जी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन वाला फैक्टर, और दूसरा एसिडिक कौन पूछेगा, आपको बताया था जिसमें ऑक्साइड होते हैं, NO, जिसमें एटम सेम ही है, ऑक्साइड हाइड्रोजन है ही नहीं, उसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप चार्ज के अकॉर्डिंग निकालेंगे, जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। सिर्फ ये दो होते हैं एसिडिक के भी।
हाइड्रोजन है तो बॉन्ड लेंथ के भी हिसाब पर बोल दो, नहीं है तो चार्ज के भी आप बोल दो, बस इन दोनों से एसिडिक कैरेक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक तो ये इसमें निकल जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जी आपके पास, जो आपको बोला था ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी आपके पास, SF6 इज इनर्ट टुवर्ड हाइड्रोलिसिस। SF6 इज इनर्ट टुवर्ड हाइड्रोलिसिस। ये टॉपिक के साथ ही मैंने क्वेश्चन बताए थे जी आपको। SF6 जो होता है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। देखो इसमें 4 क्वेश्चन है, इसमें और लिख के 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुनिए चारों। पहला क्वेश्चन देखिए, SF6 इज इनर्ट टुवर्ड हाइड्रोलिसिस, के पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, रीजन दो। दूसरा और में बोलेगा, SF6 इज मच लेस रिएक्टिव देन SF4। SF6 इज मच लेस रिएक्टिव देन SF4। SF6 कम रिएक्टिव होता है, SF4 थोड़ा इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। एक दूसरा, इसको उल्टा कर दो, SF4 इज इजीली हाइड्रोलाइज। SF4 इज इजीली हाइड्रोलाइज देन SF6, और SF6 इज काइनेटिकली इनर्ट सब्सटेंस। ये है जी इसके 4 क्वेश्चन। देखो सब क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग अलग है, लेकिन ये सब के सब का आंसर सेम ही है। तो देखो इसमें सभी में ना अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं, हर साल क्वेश्चन चेंज करता है, तो आपने इसको सबको अलग अलग तरीके से देखो। हर साल क्वेश्चन है, 2008, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, हर साल एक क्वेश्चन आता है इसमें से, तो आपने प्लीज इसको ध्यान देना है। कहता जी सिंपल सी भाषा में पूछे तो कहता जी SF6 रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, किसी के साथ रिएक्शन शो ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता जी? जब रिएक्शन शो नहीं करेगा तो मैं ये भी तो बोल सकता ना कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब ये भी तो पूछ सकता ना, SF6 इज अ मोर स्टेबल देन SF4, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो उसका तरीका है अपने आप पूछने का। तो आपने इसका रीजन क्या देना है, आपको मैंने पहले भी बोला था, कहता है आपने बताया था SF6 के केस में सल्फर के ऊपर +6 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? +6 चार्ज होता है, और ये सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। सल्फर इससे आगे +7 या +8 में नहीं जा सकता। सल्फर इससे आगे ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। जब इससे आगे ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, तब ये करेगा क्या? तब ये करेगा क्या? आगे रिएक्शन ही शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कहता जी यहाँ पर फ्लोरीन के पास भी तो ऑर्बिटल नहीं होती। एक तो फ्लोरीन के पास ऑर्बिटल नहीं है आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। दूसरा एक रीजन क्या बोलोगे कि सल्फर, इन केस ऑफ सल्फर इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है, और ऑक्टाहेड्रल के केस के अंदर ये फ्लोरीन सल्फर के चारों तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर बना लेते हैं। चारों तरफ से क्या करते हैं? इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। जब भी वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये फ्लोरीन के मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्शन शो नहीं होने देंगे। जब भी ये इस पर अटैक करना चाहेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, अब दूसरा ध्यान से देखना, फिर पूछेगा कि क्या ये वाटर मॉलिक्यूल इस फ्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता था? थोड़ा ये क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या, ये तो ऐसे क्वेश्चन उसमें आता है पेपर में, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। ये इसमें नहीं पूछ, इसमें सिर्फ आपके पहले इसमें सुनो, रीजन देगा जी इतने सारे क्यों नहीं हुए, तो आप 2 रीजन दोगे। पहला रीजन दे दो ये वाला कि सल्फर के, इन केस ऑफ सल्फर, क्लोरीन फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द सल्फर एटम, उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक नहीं कर पाता। एक दूसरा, इन केस ऑफ SF6 सल्फर हैज ए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है जी वो, इस वजह से वो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? कहते जी आगे रिएक्शन शो नहीं होगी। ये इसका रीजन देंगे आप। ठीक है, अब थोड़ा और कंपटीशन लेवल का सुनिए। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये
इस केस के अंदर SF6 और वाटर के अंदर नो रिएक्शन होती है। ठीक है, रीजन बताओ जी क्या है। तो उसमें अलग अलग रीजन 4-5 ऑप्शन दिए होंगे। इसमें एक रीजन ये मिलेगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम। ड्यू टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम। देखो याद करो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 और 2p5 होती है ना। और 2p5 क्या होता है, देखो यहाँ ऐसे होता रहे, और आगे कौन होती है 3s होती है। अगर सपोज करो, अब कहता कि ये जब वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करने जाएगा ना, फ्लोरीन के ऊपर, ये सल्फर पे अटैक करने जाता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल जब सल्फर पे अटैक करने जाएगा तो कौन मिलेगा उसको पहले, फ्लोरीन। तो ये पहले फ्लोरीन के साथ लड़ाई करेगा। लड़ाई करने का मतलब होता है, अगर ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता, चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाता, तब ये सल्फर को तोड़ देता। तब वाटर पहले कोशिश करेगा कि मैं फ्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊं, लेकिन उसको पता चलता है कि इसके पास तो क्या है, कोई ऑर्बिटल ही खाली नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2D ऑर्बिटल तो होती ही नहीं है। और आगे कौन सी ऑर्बिटल है, वो 3s है, क्योंकि वो उसका शेल ही नहीं है। तो कहते हैं जी इसके पास तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, 2s वाले और 2p5 वाले। और जो आपके पास इसके बाद 2D ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाऊं। तो यहाँ आके ये वाटर मॉलिक्यूल फंस जाता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है बेचारा, इस फ्लोरीन के साथ रिएक्शन शो नहीं कर पाता, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती रहे। जब ये इसको ही नहीं रिएक्ट कर पाएगा, तो आगे सल्फर को कैसे इसको नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल फ्लोरीन के साथ रिएक्शन शो नहीं कर पाता। फ्लोरीन मॉलिक्यूल सल्फर के साथ क्या नहीं कर पाता, रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा देते हैं, ड्यू टू द वैकेंट डी एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम। एक उनसे भी बड़ा रीजन देगा कि फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती है। इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा फ्लोरीन के साथ, और फर्दर रिएक्शन नहीं होती, तो वो ऑक्सीजन सल्फर के एटम को भी क्या नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं कर पाता। इसलिए SF6 को आगे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता, आगे रिएक्शन शो नहीं होती, काइनेटिक इनर्ट होता है, लेस रिएक्टिव होता है। ये सब रीजन आप लिख सकते हो एक ही बात के अंदर, रीजन सबका सेम ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये इसका रीजन था जी आपके पास कि SF6 इजिली क्यों स्टेबल होता है, या लेस रिएक्टिव है, जो भी कह दो, सब इसके एक ही आंसर रहेंगे। फिर आएगा जी आपके पास अगला क्वेश्चन, ऑल द बॉन्ड इन SF4 आर नॉट इक्वल, कमेंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जी। कहता जी आपके पास SF4 है, दो होता है ना, एक SF4 होता है और एक SF6 होता है। कहता है SF4 के अंदर सारे के सारे बॉन्ड्स नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ये आपको बोलेगा। अब देखो इसमें बॉन्ड बोल दिया ना, अभी बॉन्ड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसकी स्ट्रक्चर बतानी है। आपको क्या बताना है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि भाई इसकी स्ट्रक्चर बताओ। पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होगी तो बॉन्ड्स के बारे में पता होगा। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर हर किसी मॉलिक्यूल की बताना चाहिए। आपको मैंने हर बार सिखाता हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। याद करो, सल्फर के जो भी सेंट्रल एटम है उसका एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बस, और ये आयोडीन, यही 5 होते हैं। नंबर निकाल लो जी, उसके 5 आएगा। 5 का कौन सा बना, sp3d, sp3d। और याद करो sp3d के लिए क्या स्ट्रक्चर होती है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, वो आपकी ज्योमेट्री होगी। ये 5 बॉन्ड बनते हैं sp3d के अंदर। लेकिन अभी आपको कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो याद करो, एक 2 तो एक्सियल होते हैं और 2 क्या होंगे, इक्वेटोरियल, सॉरी यहाँ पर फ्लोरीन आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, एक लोन पेयर आ जाएगा रखने। तो इसका शेप क्या है, इसकी नाम क्या रहेगा, सी सा शेप होती है। इसकी क्या होती है, सी सा शेप बोलते हैं जी आपके पास। दूसरा क्या रहेगा आपके पास, दोनों में बोलो जी। इसमें सिंपल सा एक ऐसी क्वेश्चन आपको उसमें भी मिलेगा नाइट्रोजन फैमिली में, कि वाई
PCl5 हैज नॉट इक्वल 5 बॉन्ड, उसके पांचों बॉन्ड इक्वल नहीं होते, बताओ क्यों? तो कहते ये स्ट्रक्चर PCl5 की होती है। इन दोनों का आंसर सेम ही है। आपको याद होगा अगर sp3d जब ये ट्रायगोनल बाइपिरामिड वाली स्ट्रक्चर होती ना, तो इसमें दो टाइप की बॉन्डिंग होती है। कौन कौन सी? एक एक्सियल, ये +1 में भी किया हुआ है मैंने, और ये आपको करवाया था इक्विटोरियल। दो टाइप की बॉन्डिंग होती है इसमें, एक एक्सियल और इक्विटोरियल। जो इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं ना रजी, जो ऊपर नीचे वाले, ये लॉन्गर होते हैं। एक्सियल क्या होते हैं? लॉन्गर। और इक्विटोरियल वाले 3 इक्विटोरियल बॉन्ड है, ये क्या होता है? स्मॉल होते हैं। हाँ भाई, वाई PCl हैज नॉट 5 बॉन्ड इक्वल, ऐसे ले लो, PCl5 के पांचों बॉन्ड इक्वल नहीं होते, ऐसे कहते यार, जो मर्जी कह दे इसको। ठीक है, पांचों बॉन्ड्स के इक्वल नहीं होते, तो कहेगा जी आपको, या आप ऐसे बोल दो, आर ऑल द 5 बॉन्ड इन PCl5 इक्विवेलेंट, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, ऐसे लिख लो, आर ऑल 5 बॉन्ड आर इक्वल, इक्विवेलेंट बोल दो चाहे, इन PCl5। क्या PCl5 के अंदर पांचों बॉन्ड एक जैसे होते हैं? क्या SF4 के अंदर चारों बॉन्ड एक जैसे होते हैं? तो आपका रीजन क्या होगा? बोलोगे कि देखो जी, इसके अंदर क्या होता है, एक्सियल और इक्विटोरियल होता है, और हमें पता है एक्सियल जो बॉन्ड होती है वो लॉन्गर होती है, और इक्विटोरियल की पोजीशन क्या होती है? छोटी होती है। तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ किसके होंगे? एक्सियल पे होंगे, वो बॉन्ड तो बड़े होंगे, और जो बॉन्ड इक्विटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे रजे, उनका साइज क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, इसमें तो आपको बुक में जब आप पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको वो भी दे रखा है, बॉन्ड लेंथ भी दे रखी है, लेकिन आपको बॉन्ड लेंथ याद करने का झंझट नहीं करना है कि वहां पर बॉन्ड लेंथ याद नहीं रखी जाएगी। ठीक है, तो आपको ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, कहता है जी आपके पास ये एक्सियल वाले तो कितने हैं? 165 पिकोमीटर की लेंथ है, और इक्विटोरियल वालों की 155 पिकोमीटर लेंथ होती है। तो यहाँ देखिए ना कि एक्सियल जो होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है? लॉन्गर होती है, इक्विटोरियल की क्या होती है? शॉर्टर। इसलिए पांचों बॉन्ड कभी इक्वल होते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इनके दोनों का सेम आंसर आएगा। सिर्फ रीजन क्या देंगे हम? एक्सियल इक्विटोरियल वाला, कि एक्सियल के जो बॉन्ड है वो लॉन्गर, इक्विटोरियल की बॉन्ड जो होती है वो शॉर्टर होती है, इसलिए इनके पांचों बॉन्ड या चारों बॉन्ड जितने भी हैं वो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। ये इसका आंसर रहेगा जी आपके पास। ठीक है जी, फिर इसमें और क्वेश्चन है आपके पास? ये क्वेश्चन अच्छा है, कोई बात नहीं, रिजन कर लेंगे। जब बंद होने हो तो इससे 5-10 सेकंड पहले बता देना, ताकि इधर मैं दोबारा, अरे रोज, ना ना ना, तू काम करते रहा, मेरे को तो चार चार लोग बोल चुके हैं, तो रोज थोड़ा थोड़ा करवाते हो सर आप, तुम्हारे चक्करों में। क्यों बताऊं? नहीं यार, मेरे को खुद, अरे तुम्हें सेंटर पे बुलाना स्टार्ट कर ले क्या? ना 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 भाई, मैं दोबारा रिज्वाइन करवा रहा हूँ, ठीक है? कितने मिनट रह गए वैसे इसकी? तू काम कर, तू मत आइयो, मैं तो दोबारा रिज्वाइन करवा रहा हूँ।
चल तो फिर रहने दो, तू चला जा, मैं पढ़ा रहा हूँ। बीच में बार बार मत बोल, यही बात बीच में मत बोल, फिर बार बार यूट्यूब पे भी डालना होता है, फिर आवाज ही आवाज आती है। ना ना प्लीज प्लीज ना देखियो तुम। हाँ बस थोड़ा यार मत शिवांश ऐसे मत कर, बड़ा हो रहा है फिर भी तो हर बात पे ऐसे बच्चों की तरह होता है। मैं तो, हाँ बेटा, हाँ बुलाएंगे, बस 2-4 दिन रुको, जो जिसने आना है वो आ सकता है। वही 5 बजे टाइम अपना। अरे सब लगा रहे हैं यार, थोड़े थोड़े बच्चे, मेरे पास तो इतना बड़ा रूम अपने पास, तो कितने मर्जी डिस्टेंस करके बैठ जाना है। हाँ 5-10 बच्चे तो पढ़ा ही सकते हैं, और क्या। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पिछले 5 साल से आ रहा है क्वेश्चन। H2S act only as a reducing agent. H2S act as a only reducing agent while SO2 act as both oxidizing agent, कोई बात नहीं अभी ठीक हो जाएगी, as well as reducing agent। as well as reducing agent। ये है जी, कहते जी आपके पास जो H2S है ना वो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जबकि जो SO2 है ना वो हमेशा दोनों तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। अब हर बात पे, हर क्वेश्चन पे ये देखो रजे कि आपका कौन से वाला कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ याद करने के लिए कुछ भी नहीं है रजे, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो। अब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग किस पे रहेगा, सिर्फ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ देखो H2S क्या करता है, कहता है जी रिड्यूसिंग, क्या बनेगा H2S। अब H2S का चार्ज निकाल लो, H2S का चार्ज कितना होता है -2, कितना होता है -2 होता है। अब ये -2 जो सल्फर का चार्ज है, ये सल्फर -2 इसका मिनिमम होता है, ये माइनस से किधर जा सकता है, इधर जा सकता है, +2 कर सकता है, +4 कर सकता है और +6 कर सकता है, कैन, ठीक है। लेकिन ये कभी भी ना -2 से -3, -4, -5 पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम -2 होती है। तो अब ऐसे ही देखना होता आपने जब भी करना हो कि पॉसिबिलिटी कहां कहां तक है। तो जो आपका सल्फर है वो माइनस से और पीछे नहीं जा सकता, -3, -4, -5 नहीं जा सकता, हाँ वो +2, +4 और +6 तक जा सकता है, ठीक है। अब दोनों केस के अंदर करके देखते हैं, पहले तो कैन नॉट वाला करके देखते हैं। -2 से अगर सपोज करो ये -3, -4 या -5 में जाता है, तो मतलब क्या होता है यहाँ रिडक्शन, -2 से -3 गया तो इसने ऐड ही किया, ऐड करेगा तो क्या होता है यहाँ पर खुद का क्या होता रिडक्शन। काम किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और यहां पर देखो -2 से प्लस में जा रहा है, यानी कि लॉस होगा जिसको, यहां -2 से +2 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ 4, इधर 6 और इधर जाएगा तो 8, तो यानी कि हमेशा क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। और काम किसकी तरह करेगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो आपके पास देखो सामने दो चीजें आ गई ना, कि ये अगर खुद की और माइनस में जाएगा, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है, प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट शो कर सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से बताया कि जो सल्फर है वो उसकी -2 जो है वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो -2 से और माइनस में नहीं जा सकता, -3, -4, -5 में नहीं जा सकता। तो इसका मतलब वो खुद को रिडक्शन भी नहीं करवा सकता, रिडक्शन नहीं करवा सकता तो क्या काम नहीं करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कभी भी काम नहीं करेगा। दूसरे साइड में देखो रजे कि वो -2 से प्लस में जा रहा है, तो यानी खुद का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है।
खुद का ऑक्सीडेशन करवा के वो काम किसकी तरह कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इसलिए H2S जो केस है ना, उसमें बोलेगा कि सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम कर सकता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। ये इसका रीजन आप दोगे जी कि H2S केस के अंदर वो ऑलरेडी माइनस स्टेट के अंदर है, तो उससे आगे फर्दर और लॉस इलेक्ट्रॉन या और गेन नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक दूसरा रजे, दूसरे केस में कौन है, SO2। SO2 देखो ये +4 चार्ज होता है, इधर जाएगा तो ये कितना बनेगा, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ठीक है, +2 होगा और -2। इधर जाएगा तो कितना होगा, +6। तो देखो पहले यहां देखो, पहले 4 कम थे, अब 2 कम रह गए, और यहां ये -2 होगा तो मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 6 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन होता है तो काम किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इधर +4 से +6 में जा रहा तो खुद का क्या, ऑक्सीडेशन, काम किसकी तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप देखो जी, जो सल्फर का +4 चार्ज है फिलहाल, तो ये +6 में भी जा सकता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम भी कर सकता है, और +4 से ये +2 और -2 में भी जा सकता है, तो ये दोनों तरफ जाएगा ना, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है रजे, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, दोनों तरफ काम करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर देखना कि आपका जो चार्ज है वो आगे फर्दर प्रोसीड करेगा कि नहीं करेगा। लॉस कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, गेन करेगा तो ऑक्सीडाइजेशन की तरह काम करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जी, आपने प्लीज ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। एक और है जी इसके अंदर क्वेश्चन, ये काफी बार पेपर में ये भी आया हुआ है। द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी with negative sign is less for oxygen than sulfur। सिंपल भाषा में बोलेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो कम होती है किसके मुकाबले, सल्फर के मुकाबले। किसके मुकाबले, सल्फर। ये देखो जी, एक टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये हमने +1 में किया था जी। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, याद करो, कहते हैं जब भी किसी भी मेटल को हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। जैसे आप कोई भी न्यूट्रल एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव आता है, प्लस वो बहुत सारी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, बहुत सारी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और उसी रिलीज एनर्जी को आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। 2 टाइप की एनर्जी होती है जिसके अंदर, एक याद करो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो क्या होती है कि जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, तब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी रिक्वायर चाहिए, उसको तो बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सुनना ध्यान से, कंपेयर करके चलेंगे इसको। अब दोनों में फर्क देखते हैं, इसकी एनर्जी में रिलेट कैसे करेगा, आपको पता कैसे चलेगा। जब भी आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कहता है जी इसको हम पॉजिटिव में करते हैं। जैसे सपोज करो सोडियम है, कहता सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, खुद पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एनर्जी कितनी लगानी पड़ी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सपोज करो 100 जूल बोल देता हूं, तो इसकी वैल्यू आएगी 100 जूल, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी, कहता जी 100 जूल है, यानी कि सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 100 जूल की एनर्जी लगानी पड़ी, उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी है जी इसकी, एक केस। दूसरा इधर मान लो, सपोज करो कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए ऑक्सीजन ही मान लीजिए ऑक्सीजन है, मैं कहता हूं ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज हुई, मैं कहता हूं जी 100 जूल एनर्जी। तो लेकिन अब ये रिलीज एनर्जी किस फॉर्म में लिखोगे, नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। यहां बोलोगे कि नेगेटिव आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, आप आपकी एनर्जी रिलीज कितनी हुई है, कितना -100 जूल एनर्जी रिलीज हुई है। कितनी हुई है,
100 जूल एनर्जी रिलीज होती है। तो दोनों में अंतर में फर्क देखो, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में शो करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो किसमें शो करेंगे रजे, नेगेटिव में शो करते हैं। ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ा फर्क है। एक अब दोनों का थोड़ा सा और दिमाग लगाना, कहते हैं जी आपके पास अलग अलग, क्या इनकी सबकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सेम होगी? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से देखो ऐसे समझो कि किसी को इलेक्ट्रॉन, अब आपके पास सपोज करो कोई भी बंदा है, अगर वो उसके पैसे गुम हो जाते हैं, अगर मान लीजिए सोडियम उसके पास 11 रुपए थे, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन 1 रुपया खो दिया, तो खो दिया मतलब कोई से छीन के ले गया सपोज करो, तो जो छीनने वाला उसने कोई मेहनत की होगी, छीना झपटी की होगी, तो थोड़ी सी मेहनत लगी ना, तो उसने कितनी मेहनत लगी, कहते हैं 100 जूल एनर्जी की मेहनत लग गई उसकी। ठीक है जी, तो जब भी पैसे गुम हो जाते हैं या खो जाते हैं, छीन जाते हैं, तो हमेशा दुख होता है। तो कहते हैं जी आपको दुख होगा, तो वो तो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। पर सपोज करो आप कहीं पर जा रहे हो, आपको 10 रुपए या 1 रुपया 2 रुपए 100 रुपए भी मिल गए, तो हम क्या होंगे, खुश होंगे ना। तो वही केस इनका है, जैसे ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन जो उसकी संपत्ति है वो बढ़ गई, तो एनर्जी क्या होता है, बंदा खुशी होता है, तो एनर्जी रिलीज से मतलब करो कि वो खुश होगा। ठीक है, तो कितना खुश हुआ, कहता जी -100 जूल एनर्जी उसकी बढ़ गई, रिलीज हो गई जी, वो खुश हो गया। ठीक है, अब ये पूछेगा रजे कि क्या सबकी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सेम होती है, क्या सबको सेम खुशी होगी? कहता नहीं। क्यों? क्योंकि कहता जी जितना साइज छोटा होता ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा होती है। जितना साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो और आप देखो, जिसको जितने ज्यादा पैसे मिलेंगे वो उतना ही ज्यादा खुश होगा ना। सपोज करो ऑक्सीजन को तो 100 रुपए मिलते हैं कहीं से मिले हुए, सल्फर को 80 रुपए मान लीजिए, सेलेनियम को आप मान 60, फिर उससे कम टेरिलियम को 40, और उसके बाद पोलोनियम को 20, इतने इतने रुपए मिले। तो आप खुद देखो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? जिसको सबसे ज्यादा पैसे मिले। ऑक्सीजन होगा, उसके बाद थोड़ा सा खुश कौन होगा? सल्फर, फिर सेलेनियम, टेरिलियम, फिर पोलोनियम। तो यानी कि उनके खुश होने की रेट क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है रजे। तो वैसे अब मैं इसको ऐसे लिखूं कि इसकी माइनस जूल एनर्जी 100 जूल है, इसकी 80 जूल हो गई, इसका कितना हुआ 60 जूल, इसका 40 जूल, और इसका 20 जूल। ये इनकी खुश होने का रेट है, यानी कि ये इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। एक यहां जहां कंफ्यूजन होती है वो सुनिए। अब आपसे कोई ये पूछे इस वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे बताओ ऑक्सीजन और सल्फर में से ज्यादा खुश कौन है, या ज्यादा वैल्यू किसकी है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की? अब जो मैथमेटिक्स वाले ना वो ये सोचते हैं कि -100 वैल्यू कम होती है, क्योंकि मैथ के अकॉर्डिंग नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी एक्चुअली में उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। क्या ये बात ठीक है? लेकिन हमें यहां मैथमेटिक्स नहीं लगाना है रजे, यहां हम नॉर्मली डिजिट को ही मेन मान के चलेंगे, नेगेटिव वाला साइन को हम यूज नहीं करेंगे। अब इसमें आप देखो, इसमें हम ये बोलेंगे यहां पर माइनस नेगेटिव सबसे बड़ा है, -80, फिर -60, -40, -20। ठीक है, वो नेगेटिव वाला रूल नहीं लगाएंगे, हम हमारा सिंपल करेंगे। बस आप ये बोलो कि सबसे ज्यादा मोर नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। और नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो हम क्या हो रहे हैं, बिकम लेस नेगेटिव। आप ये वर्ड बोलोगे, ऑक्सीजन क्या है, मोर नेगेटिव, और नीचे जाएंगे तो क्या होता है, लेस नेगेटिव। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कंपटीशन में भी और एनसीईआरटी के अंदर भी आपके पास। ठीक है, तो ये मोर नेगेटिव है, तो आप ये बोलोगे ये सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, ये कम 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 कम। अब नेगेटिव वाला फैक्टर नहीं उठाएंगे। तो अब आपने देख लिया कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है और पोलोनियम की सबसे कम होती है। ये क्राइटेरिया होते रहते हैं कि आपके पास साइज जितना छोटा होता है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उतनी ज्यादा होती है, उतनी ही मोर नेगेटिव होगी, और साइज छोटा होगा तो उतनी क्या होगी, लेस नेगेटिव। बड़ा होगा तो साइज लेस नेगेटिव। लेकिन कहते हैं यहां एक एक्सेप्शन है, यहां पर एक एक्सेप्शन है। यहां ये सब हमने देख लिया, लेकिन इसके बावजूद भी इसने पता क्या बोला है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ना वो तो होती है -80, और सल्फर की होती है -100। सल्फर बाकियों की फैली सेम ही मान लो कि आपके पास -60, और टेरिलियम की कितनी होगी -40, और पोलोनियम की -20 जूल। कहते हैं एक्चुअल में ये होता है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया, ये है एक्चुअल। कहते हैं ये कैसे हो गया?
जब हमने सब कुछ देख लिया, सब समझ लिया, भाई चेंज कैसे हो गया, सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा कैसे होगी ऑक्सीजन से, जबकि हम ये पढ़ रहे थे साइज जितना छोटा होता है उतनी गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें एक वर्ड आएगा रजे, कहते हैं यहाँ पर दो फैक्टर आते हैं, एक तो होता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, और एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का था कि साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा। लेकिन कहता है इन दोनों के केस में ना ये साइज ऑफ ऑर्बिटल बहुत मैटर करता है। साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या करेगा, बहुत मैटर करेगा। कैसे करेगा, इसमें बोलेगा कि ऑक्सीजन ना इतना ज्यादा खुश नहीं होता है पैसे लेके जितना सल्फर होता है। कहता है ऐसे कैसे, अब जैसे सपोज करो एक छोटा सा कमरा है, ठीक है, अब देखो दूसरा सुनो, इसमें क्या रहेगा, कहां था यार, हाँ दूसरा ये देखेगा जी कि आपके पास सपोज करो एक छोटा सा एक बंदा एक छोटे से कमरे में रह रहा है और सपोज करो कि 2 लोग हैं, ठीक है, उस कमरे में 2 लोग रह रहे हैं और कमरा बिल्कुल छोटा सा है, सिर्फ एक बेड लगा हुआ है, 2 लोग बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं हॉस्टल के अंदर। अगर उसको एक पर्सन और आ जाए, आपका दोस्त आ जाए कि भाई मुझे भी रहना है, एक्स्ट्रा मुझे ऐड कर लो आपके कमरे में, तो क्या हम खुश होंगे कि दुखी होंगे? हम ऑब्वियसली परेशान होंगे, यार पहले ही बड़ी मुश्किल से हम 2 लोग तो सो रहे हैं, एक और तू आ जाएगा, तो हम क्या होंगे, परेशान होंगे, तो हम इतना खुश नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड में एक ऐसा बंदा है जिसके पास एक बहुत बड़ा रूम है, उसमें 5 लोग भी सो सकते हैं और अभी फिलहाल 2 ही लोग सो रहे हैं, तो जब वो तीसरा बंदा आएगा तो वो बल्कि ज्यादा खुश नहीं होगी कि हाँ आजा भाई बहुत बड़ा कमरा अपने पास, कोई चक्कर नहीं, तू भी सो जा। वही सेम केस ऑक्सीजन और सल्फर का भी होता है। कहता है कि आपके पास ना कि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एडिशन करने में ज्यादा खुश नहीं होता। वो कहता है यार पहले ही कमी थी, इसलिए कहता है जब ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आता है, कहता है ठीक है कोई बात नहीं, खुश हो जाता हूं भाई एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव एनर्जी आती है। अब एक और आ जाता ऊपर से, कहता है भाई मेरे को भी ले लो, कहता भाई मैं परेशान हूं, मैं नहीं ले सकता, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पर। कहता जी अब मैं दुखी हो गया हूं, अब मैं और इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाऊं, क्यों, क्योंकि पहले ही नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव 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 क्या करेगा, रिपेल करेगा, और आपको पता है रिपेल करेगा तो एनर्जी रिलीज हो ही नहीं सकती है, हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो साइज छोटे होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन आपके पास, ऑक्सीजन के पास वैकेंट जो ऑर्बिटल है 2p ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने में मुश्किल होती है, इसलिए एनर्जी रिलीज वो कम करता है। सल्फर का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन इजीली वो एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये थे जी आपके इतने सारे क्वेश्चंस, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे मंडे को अपना 17 ग्रुप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक करो जी, और प्लीज ये पूरी नोटबुक कर लो, ठीक है, यहां तक पूरी नोटबुक हो जानी चाहिए बच्चों। हाँ ये मैंने कर दी, भेजू क्या, आज भेज दूंगा बेटा ये मैं, हाँ ओके बेटा।